Hello everyone, welcome back to my channel Educare Academy by मनदीप मैम। आज हम कुछ जियोग्राफी के क्वेश्चंस करने वाले हैं जो कि होने वाले हैं बहुत ही इंटरेस्टिंग। तो शुरू करते हैं क्वेश्चंस बिना टाइम वेस्ट किए, क्योंकि नो बकबक ओनली फैक्ट्स झटपट। तो हमारा पहला क्वेश्चन है, डैश चट्टान या धातु के बड़े हैं जो ज्यादातर मंगल और बृहस्पति के बीच सूर्य की परिक्रमा करते हुए पाए जाते हैं। मार्स और जुपिटर के बीच सूर्य की परिक्रमा करते हुए कौन से चट्टानें या धातुएं पाई जाती हैं? तो आंसर इज ऑप्शन नंबर सी, क्षुद्र ग्रह, एस्टेरॉइड्स। ये स्मॉल से रॉकी ऑब्जेक्ट्स होते हैं जो रिवॉल्विंग अराउंड करते हैं। किसके अराउंड करते हैं? सन के अराउंड। देखिए, ये मार्स, ये जुपिटर और ये है सारे के सारे एस्टेरॉइड बेल्ट है ये, जो इनके साथ मार्स और जुपिटर के साथ साथ सन की क्या कर रहे हैं? परिक्रमा कर रहे हैं। इनका जो आकार होता है, इनका शेप होता है, ग्रहों की अकॉर्डिंग देखा जाए तो बहुत छोटा होता है दोस्तों, इसलिए इन्हें लघु ग्रह भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है? लघु ग्रह। और इन दोनों के बीच की जो बेल्ट है जो एस्टेरॉइड्स बेल्ट है, इसके अंदर 1.1 से 1.9 मिलियन तक क्षुद्र ग्रह पाए जाते हैं। इतने सारे क्षुद्र ग्रह होते हैं जो परिक्रमा करते हैं। आगे बढ़ते हैं। सेकंड क्वेश्चन, फोबस और डीमोस है। कौन है फोबस और डीमोस? ये है मंगल के दो चंद्रमा, टू मून्स ऑफ मार्स, विच वर डिस्कवर्ड इन 1877 में डिस्कवर्ड हुए थे ये। जो फोबस का डायमीटर है, यानी व्यास है उसका, वो 22 किलोमीटर है, ठीक है। और डीमोस का जो डायमीटर है वो है 12 किलोमीटर। और दोस्तों, बुध और शुक्र के पास कोई भी सैटेलाइट्स नहीं है, यानी उपग्रह नहीं है। किसके पास नहीं है? बुध और शुक्र के पास नो सैटेलाइट्स। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर थर्ड, निम्नलिखित में से चयन करें और सौर मंडल का सबसे गर्म ग्रह कौन सा है। ये बताना है कि सौर मंडल का, सौर सिस्टम का सबसे ज्यादा हॉटेस्ट प्लैनेट कौन सा है। तो आप सबको पता होगा इसका आंसर इज शुक्र, यानी वीनस। शुक्र है सबसे ज्यादा गर्म प्लैनेट है, ग्रह है सौर मंडल का, सोलर सिस्टम का। और वीनस को एक और नाम से जाना जाता है, स्टार ऑफ द इवनिंग, या फिर सांझ का तारा, भौर का तारा। देखिए दोस्तों, ये रहा वीनस। ये सूर्य से देखा जाए तो ये दूसरा ग्रह है, सेकंड प्लैनेट है। बुध के बाद शुक्र आता है, और बुध और शुक्र के पास कोई भी अपने सैटेलाइट्स नहीं है, उपग्रह नहीं है। और शुक्र को पृथ्वी की बहन भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है? शुक्र को पृथ्वी की बहन कहा जाता है। आगे बढ़ते हैं दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 4, निम्नलिखित में से कौन सा क्षुद्र ग्रह अगले 10 वर्षों में पृथ्वी के पास से गुजरेगा, और जब यह गुजरेगा तो लोग इसे अपनी नग्न आंखों से देख सकते हैं। नेकेड आईज से कौन से क्षुद्र ग्रह को देख सकते हैं? तो आंसर आएगा एपोफिस। ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। ये पृथ्वी के सबसे ज्यादा पास क्षुद्र ग्रह है, जिसका जो आकार है बाकी क्षुद्र ग्रह के हिसाब से बहुत ज्यादा बड़ा है, जिसे हम अपने आई से भी देख सकते हैं, ठीक है। आगे बढ़ते हैं दोस्तों। इसमें हिस्टोरिकल डिस्कवरी बतानी है। क्वेश्चन नंबर 5 में, नवीनतम ऐतिहासिक खोज कौन सी है? तो दोस्तों, आंसर है इसका ऑप्शन नंबर बी, सूर्य की कोर उसकी सतह से 4 गुना ज्यादा तेज घूमती है। The sun's course rotates 4 times faster than its surface। ये जो हिस्टोरिकल डिस्कवरी करी थी, अगस्त में करी थी 2017 में, साइंटिस्ट ने की थी कि जो सूर्य की जो कोर है उसकी सतह से 4 गुना तेज घूमती है। जो सूर्य है वो एक तारा है, स्टार है सूर्य। और जो सूर्य के कोर का तापमान है, सूर्य के कोर का तापमान कितना होता है? लगभग 1.50 करोड़ डिग्री सेल्सियस। आगे बढ़ते दोस्तों। आगे हम क्वेश्चन नंबर 6 पे, सौर मंडल का सबसे बड़ा ग्रह कौन सा है? कौन सा है सौर मंडल का सबसे बड़ा ग्रह? तो देखिए, ये सौर मंडल है, सबसे बड़ा ग्रह आपको दिख रहा होगा। ये मरकरी, वीनस, अर्थ, मार्स, जुपिटर, सैटर्न, यूरेनस, नेपच्यून। तो आंसर है जुपिटर, यानी बृहस्पति। ये सौर मंडल का सबसे ज्यादा बड़ा ग्रह है, और दूरी के हिसाब से 1 2 3 4 5 पांचवा ग्रह है दूरी के हिसाब से। तो आंसर आएगा ऑप्शन नंबर ए, बृहस्पति है जो सौर मंडल का सबसे बड़ा ग्रह है।
और जो ये सूर्य की परिक्रमा 11.9 ईयर्स में करता है। ठीक है, अपनी दूरी पर एक चक्कर इसका जो है वो है 9 घंटे 55 मिनट्स में पूरा कर लेता है। और दोस्तों बृहस्पति में जो ग्रेविटी है वो पृथ्वी की ग्रेविटी से 5 गुना ज्यादा तेज है। और जो बृहस्पति के वो है उपग्रह है बृहस्पति के गैनीमेड। गैनीमेड इसका सौर मंडल का सबसे बड़ा उपग्रह है। ठीक है दोस्तों, जुपिटर का उपग्रह है गैनीमेड। गैनीमेड जो है सौर मंडल का सबसे बड़ा उपग्रह है। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 7, निम्नलिखित में से किसे भौर का तारा कहा जाता है? अभी मैंने बताया स्टार ऑफ द इवनिंग से कहा जाता है शुक्र को, यानी शुक्र यानी वीनस। और सूर्य से दूरी के क्रम में कितना है ये? सेकंड नंबर पे आता है। इसे भौर का तारा इसीलिए कहा जाता है दोस्तों क्योंकि चंद्रमा के बाद जो रात के समय आकाश में स्काई में सबसे ज्यादा यही जो प्लैनेट है चमकता है, इसलिए इसे भौर का तारा स्टार ऑफ द इवनिंग कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, क्वेश्चन नंबर 8, तारामंडल में कितने ऐसे चमकीले तारे हैं जिसे उर्सा मेजर या ग्रेट बियर के नाम से जाना जाता है? तो देखिए दोस्तों, 1 ये ग्रेट बिग बियर है, 2 3 4 5 6 7 7 तारों को मिलाकर तारामंडल में ऐसे 7 चमकीले तारे हैं जिनको ग्रेट बियर कहा जाता है, सप्त ऋषि मंडल के नाम से भी जाना जाता है। तो ये है इसकी पिक्चर। तो आंसर आएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर ए 7, 7 तारे होते हैं। क्वेश्चन नंबर 9, निम्नलिखित में से कौन सा ग्रह सूर्य का चक्कर लगाने में सबसे अधिक समय लेता है? आंसर आपको पता होगा, बृहस्पति इसका आंसर है। अभी मैंने आपको पहले वाले क्वेश्चन में बताया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, रात्रि के समय आकाश में कौन सा ग्रह लाल प्रतीत होता है? देख लेते हैं। तो आंसर आएगा मंगल यानी मार्स। इसे लाल ग्रह भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है? लाल ग्रह। ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर, मंगल। क्यों लाल ग्रह कहा जाता है इसको? क्योंकि इसके अंदर आयरन ऑक्साइड की जो मात्रा होती है वो सबसे ज्यादा होती है, इसीलिए जो इसकी सतह है वो लाल रंग की दिखाई देती है, रेड कलर की दिखाई देती है इसकी सतह, इसीलिए इसे लाल ग्रह भी कहा जाता है। तो दोस्तों क्वेश्चन नंबर 11, गुरु ग्रह के अधिकृत चांद 2013 तक की बात कर रहे हैं, कितने हैं ये बताने हैं। गुरु ग्रह को क्या कहा जाता है? बृहस्पति ग्रह के नाम से भी जाना जाता है, यानी जुपिटर। तो दोस्तों 2013 तक तो जुपिटर के पास 64 ग्रह थे और अभी फिलहाल देखा जाए तो 79 है। क्या है? 79 उपग्रह है। क्वेश्चन नंबर 12, निम्नलिखित में से कौन सा ग्रह सूर्य की एक परिक्रमा करने में अधिकतम समय लेता है? अभी बताया मैंने आपको आंसर बी, जो बृहस्पति है वो सबसे ज्यादा टाइम लेता है सूर्य की परिक्रमा करने के लिए, और बृहस्पति 5वां ग्रह है सूर्य से। ये एक परिक्रमा करने के लिए लगभग 11.9 ईयर्स लेता है। दोस्तों याद रखिएगा, ये क्वेश्चंस आपको लग रहे हैं इजी, जब पेपर में आएंगे तो एकदम से शफल हो जाता है माइंड, तो ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों, पृथ्वी के डैश के कारण दिन और रात होते हैं। दोस्तों ये क्वेश्चन आ रखा है, ऐसा नहीं है कि मैं आप लोगों को अपने मन से करा रही हूँ, ये लोअर डिवीजन क्लर्क के पेपर में आ रखा है 16/11/2014 का PYQ है ये। ठीक है दोस्तों, तो आंसर है इसका घूर्णन, पृथ्वी रोटेट करती है, रोटेशन इज द राइट आंसर। जो पृथ्वी है सदैव अपनी अक्ष पर पश्चिम से पूर्व की ओर लट्टू की तरह घूमती है, और जब पृथ्वी घूमती है इसी गति को क्या कहा जाता है? घूर्णन गति कहा जाता है। और जो घूर्णन गति होती है इसी के कारण पृथ्वी पर दिन और रात होते हैं। जो पृथ्वी है उसके अंदर ना अपना प्रकाश नहीं होता दोस्तों, जब वो रोटेट करती है, जब जौन सा पार्ट सूर्य के सामने आता है उसके, तब तो वहाँ पे डे हो जाता है, और जौन सा पार्ट नहीं होता है वो पीछे हो जाता है, तो यहाँ पे क्या हो जाता है? रात हो जाती है। देखिए अर्थ रोटेशन कर रही है अपने अक्ष पर, ठीक है, अर्थ का एक्सेस है ये। अब यहाँ सन है, मान लो सन की जो लाइट जा रही है, तो पृथ्वी का ये वाले पार्ट में क्या है? डे है। अब वो रोटेट कर कर आएगी तो यहाँ पे क्या है? पहले नाइट है। अब वो रोटेट करेगी तो ये वाला पोर्शन इधर आ जाएगा रोटेशन से, तो यहाँ पे डे हो जाएगा और यहाँ पे नाइट हो जाएगी। तो यही प्रोसेस चलता है अर्थ के रोटेशन से। अर्थ के रोटेशन से क्या बनते हैं? डे एंड नाइट। क्वेश्चन नंबर 14, ये भी PYQ ही है, लैब सहायक परीक्षा में आया है ये, 24/4/2015 ईयर का पेपर है ये।
पृथ्वी का आकार क्या है? हम लोगों को लगता है था पहले कि गोल है, सर्कल है, लेकिन नहीं, ये जॉइड है। ठीक है, थोड़ी सी चपटी है, ये जॉइड शेप की है पृथ्वी हमारी। तो दोस्तों इसका आंसर आएगा पृथ्वी का आकार कैसा है, जियोइड शेप है उसका। आगे बढ़ते हैं फटाफट से क्वेश्चन नंबर 15 पर। क्वेश्चन नंबर 15, पृथ्वी का वो स्थान जहां दिन की लंबाई और रात की लंबाई पूरा वर्ष एक समान रहती है वो है? तो देखो दोस्तों, यहाँ पे आता है सन। तो दोस्तों आंसर है इसका भूमध्य रेखा, इक्वेटर। इक्वेटर पर जो पृथ्वी है वहां पर दिन और रात की लंबाई मेनली समान रहती है। जो लाइट सर्कल होता है वो ऑलमोस्ट हर टाइम पे 2 भागों में बांटा रहता है, जिसकी वजह से भूमध्य रेखा के आधे भाग प्रत्येक भाग में जो स्थित जो भी प्रकाश होता है वो प्राप्त होता रहता है। और दिस इज द इक्वेटर, पृथ्वी का ये इक्वेटर है। यहाँ पर ही है जो दिन और रात में जितनी भी टाइम होता है लंबाई सेम रहती है। क्वेश्चन नंबर 16 दोस्तों, पृथ्वी के चारों ओर चंद्रमा की गति डैश के कारण होती है? पृथ्वी के चारों ओर जो चंद्रमा की गति है वो किसके कारण होती है? तो आंसर है केंद्रापसारक बल, यानी सेंट्रीपेटल फोर्स। सेंट्रीपेटल फोर्स के कारण जो पृथ्वी के चारों ओर चंद्रमा की जो गति होती है सेंट्रीपेटल फोर्स के कारण होती है। मैं आपको दिखाती हूँ, देखिए ये मान लीजिए पृथ्वी और ये चंद्रमा इस फोर्स से के अराउंड घूमता है। सेंट्रीपेटल फोर्स का मीन्स क्या होता है दोस्तों? सेंट्रीपेटल फोर्स का मीन्स होता है, अभी केंद्रीय बल का तात्पर्य ये है कि जो किसी वस्तु को वृत्तीय पथ में घूमने में मदद करती है, ये हेल्प करती है, ठीक है, उसको कहते हैं सेंट्रीपेटल फोर्स। क्वेश्चन नंबर 17, भारतीय मानक समय ग्रीनविच माध्य समय डैश से आगे है? तो दोस्तों इसका आंसर बहुत ईजी है, आई होप आप सबको आता ही होगा इसका आंसर। ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर, 5 hours and 30 minutes इज द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 18, एक पूरे वर्ष में सूर्य से आने वाली ऊर्जा की कुल मात्रा निम्न में से किसके निकट सर्वाधिक होती है? पूरे ईयर में सूर्य से जो आने वाली जो भी एनर्जी होती है उसकी जो मात्रा है सबसे ज्यादा कहाँ पे कह सकती है, उसकी जो एनर्जी सबसे ज्यादा कहाँ लगती है? तो अभी बताया मैंने पहले वाले क्वेश्चन में भी, भूमध्य रेखा, इक्वेटर इज द राइट आंसर। इक्वेटर पे पड़ती है सबसे ज्यादा सूर्य की ऊर्जा। इक्वेटर पे दिन और रात हमेशा बराबर रहते हैं और यहाँ सबसे ज्यादा वर्षा पाई जाती है इक्वेटर में और आर्द्रता पाई जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 19, निम्नलिखित में से किसे भारत के मानक देशांतर के रूप में जाना जाता है? तो दोस्तों आंसर है इसका ऑप्शन नंबर बी, 82.5 पूर्व। भारत के मानक समय इलाहाबाद के नैनी से गुजरता है। ये जो 82.5 पूर्व है ये भारत का मानक समय इलाहाबाद के नैनी से गुजरने वाली 82.5 पूर्व देशांतर रेखा है, जो कि ग्रीनविच समय से 5.5 घंटे आगे है। आगे बढ़ते दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 20, इनमें से किस खाड़ी से होकर अंतरराष्ट्रीय तिथि रेखा गुजरती है? जो अंतरराष्ट्रीय तिथि रेखा है वो कौन सी खाड़ी से गुजरती है? वो गुजरती है बेरिंग की खाड़ी। जो अंतरराष्ट्रीय तिथि रेखा है वो प्रशांत महासागर के मध्य में 180 डिग्री या मध्योत्तर पर उत्तर से नॉर्थ से साउथ की तरफ खींची गई एक कह सकते हैं इमेजिनरी लाइन है। ये बेरिंग की खाड़ी से होकर गुजरती है। घड़ियों का जो टाइम है वो ठीक रखने के लिए ये वाली जो रेखा है वो खींची जाती है। पूर्व से पश्चिम की ओर जाने पर एक दिन घट जाता है, ठीक है। ईस्ट से वेस्ट की ओर जाने पर एक दिन घट जाता है और वेस्ट से ईस्ट में आने के लिए प्लस हो जाता है दिन। देखिए ये है इंटरनेशनल डेट लाइन गेरी जो ऐसे जा रही है, ये थोड़ी टेढ़ी मेढ़ी है, ऐसा नहीं है सीधी है, ठीक है, ये टेढ़ी मेढ़ी सी है थोड़ी सी। और ये रहा बेरिंग स्ट्रेट, बेरिंग जलसंधि एरी, इससे होकर गुजरती है बेरिंग स्ट्रेट। ये अंटार्कटिक ओशन है, आर्कटिक ओशन है, ये रशिया आ जाता है, ये यूएस, तो ये भी बेरिंग स्ट्रेट। तो इसी के साथ ये वाला क्वेश्चन आई होप आपको समझ आ गया हो। तो दोस्तों इसी के साथ हमारी वीडियो एंड होती है। जल्दी मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक प्लीज 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 स्टे ट्यून, बने रहे, लाइक एंड सब्सक्राइब माय चैनल एजुकेयर अकेडमी बाय मनदीप मैम। जल्दी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, बाय बाय।